मुमताज मुफ्ती की मारूफ किताब हिंद यात्रा। जियारतें। एक रोज सुबह सवेरे ही छोटी दाढ़ी वाला नौजवान हॉल में घूम फिर रहा था। छोटी दाढ़ी वाला एक जाजिब तवज्जो किरदार था। उसके किरदार का रुख बाहर की जानिब था, अंदर की जानिब नहीं, जिसे आमतौर पर एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। मिलनसार था, बातूनी था, चाको चौबंद था। उसमें जरा झिझक न थी, बर्ताव में बेतकल्लुफ था। अमृतसर के स्टेशन पर वो दफतन नमूदार हुआ था। दिल्ली तक उसने हमारे साथ सफर किया था। दिल्ली स्टेशन से स्काउट कैंप तक हमारे साथ आया था। यूं जायरीन से गपशप मारता रहा जैसे हम में से हो, फिर दफतन गुम हो जाता। फिर किसी रोज बिन बताए, बिन तज़किरा किए कि वो गुम हो गया था या क्यों गुम हो गया था या कहाँ रह गया था, वो इधर उधर से दफतन यूं नमूदार होता और हम में शामिल हो जाता, जैसे गुम हुआ ही ना हो, जैसे मुसलसल हमारे साथ रहा हो। वो आ रहे हैं। एक रोज उसने आकर ऐलान किया कि वो आ रहे हैं। इस पर सभी चौंके, कौन आ रहे हैं? वो बोला, मैं कहता हूं वो खुद आए हैं, खुद। जायरीन ने पूछा, कहां आ रहे हैं? उसने जवाब दिया, यहां आ रहे हैं, खुद। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहां कहां? जायरीन से मिलने आ रहे हैं। क्या कहा? हमसे मिलने आ रहे हैं? हमसे? हां, आपसे मिलने आ रहे हैं। नहीं यार, मखौल ना कर, एक साहब बोले। हमसे मिलने कौन आता है? उसने कहा, मैं जो कह रहा हूं कि वो आ रहे हैं। छोटी दाढ़ी वाला संजीदा होकर बोला। किसी ने कहा, सच कह रहा है क्या? उसने कहा, बिल्कुल, उन्होंने खुद फरमाया कि हम जाएंगे। इस पर सारे कैंप में शोर मच गया। भाई सुना तुमने, वो आ रहे हैं। यार इधर उधर न जाना, वो आ रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता जाने का। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, वो हर जगह नहीं जाते। हाँ बिल्कुल ठीक, समझ लो हिंद में वो हमारे माई बाबा हैं। 16 आने की बात की तूने। एक बुजुर्ग बोले, मैंने कहा भाई हॉल के अंदर सफाई वफाई कर लो, चीजें ठीक ठाक रख लो, वो आ रहे हैं। दूसरे साहब बोले, जनाब अगर वो दोपहर के वक्त आए तो बड़ा अच्छा रहे। किसी ने पूछा, क्यों? दोपहर के वक्त क्यों? कहने लगे, भाई जो वो दोपहर या सपहर के वक्त आए तो उन्हें हॉल के अंदर बिठाना, जरा इस तंदूर का मजा चख लें। हाँ, गर्मी के भबाके उठेंगे तो उन्हें पता चलेगा ना, बाहर बिठाने में क्या हर्ज है। एक और साहब बोले, जरा मक्खियों का समा भी देख लेंगे। छोटी दाढ़ी वाला संजीदा होकर बोला, ऐसी बातें ठीक नहीं है भाई, वो तो आप सबसे मुलाकात करने आएंगे खुद। एक साहब बोले, क्यों ठीक नहीं? भाई साहब हमें जो तकलीफें हैं यहां, उन्हें ना बताएं तो किसे बताएं? यहां हिंद में हमारा और है कौन? एक मुअज्जिज जायर बोला, भाई तकलीफें होती ही हैं, ऐसी बात उनसे कहना मुनासिब नहीं है। एक आला ओहदेदार अपनी मसरूफियात छोड़कर खुद आपसे मिलने आए और आप शिकायत का दफ्तर खोल बैठे, कुछ अच्छा नहीं लगता। खुद। एक बुजुर्ग जायर बोले, बिल्कुल ठीक कहते हैं ये। एक और उमर रसीदा साहब बोले, हाँ हाँ, उनकी बड़ी करम नवाजी है जो हमसे मिलने आ रहे हैं। यार उनसे आगरा जाने की बात ना की जाए? क्यों ना की जाए? एक नौजवान ने कहा, अगर वो हिंद सरकार से बात कर लें तो यूं इजाजत मिल जाए। छोटी दाढ़ी वाले ने कहा, वो कर रहे हैं, वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, फिर समझो आगरे की बात बन जाएगी। एक साहब बोले, हाँ भाई, अगर वो कर रहे हैं तो फिर कैसे ना बनेगी, जरूर बनेगी। छोटी दाढ़ी वाले ने कहा, मुश्किल ये है कि आपका आगरे जाने का कागज इस्लामाबाद वालों ने भेजा ही नहीं, वरना कोई बात ही ना थी उनके लिए। पता नहीं क्यों नहीं भेजा। अरे कौन परवाह करता है जी कागज भेजने की। एक बुजुर्ग बोले, हटाओ जी, आखिर इतने सारे इंतजाम तो किए हैं ना, आगरे की बात रह गई तो क्या हुआ। एक और मोहम्मद साहब बोले, हाँ जी, ये क्या कम है कि वो हमसे मिलने आ रहे हैं खुद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है जी। छोटी दाढ़ी वाले ने उनके आने की खबर का पत्थर ऐसा मारा कि सारा दिन जायरीन के तालाब में लहरें चलती रहीं। हर तरफ एक ही सरगोशी चलती रही, वो आ रहे हैं खुद। मैंने दौड़कर अंदर अशफाक हुसैन को बताया। मैंने कहा, सुना तुमने, वो आ रहे हैं खुद। अशफाक हुसैन ने पूछा, कौन आ रहे हैं? मैंने कहा, भाई जायरीन से मिलने आ रहे हैं वो बोला, बड़ी खुशी की बात है, जम जम आए, पर हम अपना प्रोग्राम नहीं बदल सकते आज का। हमारा पड़ोसी बोला, नहीं नहीं, आज नहीं आ रहे। अशफाक हुसैन ने पूछा, तो कब आएंगे? बड़े लोग। वो छोटी दाढ़ी वाला कह रहा था, अभी तो उन्होंने आने का इरादा किया है, अभी प्रोग्राम मुरतब नहीं हुआ। अशफाक हुसैन बोला, अच्छा अच्छा, अरे बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, जब जी चाहे आए।
एक बुजुर्ग जिनकी चारपाई हमसे काफी दूर थी वहीं से चिल्लाकर बोले, इधर आए या ना आए, मुलाकात तो बहरहाल होगी। पड़ोसी बोला, मुलाकात बहरहाल कैसे होगी? उर्स के रोज बहरहाल होगी। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। उमर रसीदा साहब बोले, भाई साहब, उर्स पर तो वो बहरहाल आएंगे। उनके करीब बैठे हुए साहब बोले, उर्स पर नहीं आया करते। मोहम्मद साहब बोले, ये कैसे हो सकता है, मुसलमानों के त्यौहार पर तो जरूर आते होंगे। दूसरे साहब ने जवाब दिया, मैं इधर कई बार आया हूं उर्स पर, अजमेर शरीफ भी उर्स पर हाजिरी दी है मैंने कभी नहीं देखा किसी को उर्स पर आते। तो पड़ोसी ने कहा, सुना है हजरत अमीर खुसरो के उर्स पर हिंद सरकार अपना एक वजीर भेजती है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। ओ जी, बहुत से हिंदू और सिख उर्स पर आते हैं। हाँ जी, अकीदत की बात है। अरे उस रोज भी तो हिंदुओं का एक टोला खड़तालें बजाता हुआ आया था हजरत निजामुद्दीन के मजार पर। मोहम्मद साहब बोले, क्यों ना आए उनके दर पर? निजामुद्दीन अपने जमाने में आवाम से बड़े तपाक से मिलते थे, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन बादशाह मिलने की दरखास्त करते तो टाल देते थे, बड़े आदमियों से मिलने से गुरेज करते थे, बल्कि कहलवा भेजते थे कि आप उस दरवाजे से दाखिल होंगे तो हम उस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। बुजुर्ग साहब बोले, बिल्कुल बिल्कुल, शायद अब भी वो बड़े आदमियों को मजार पर ना आने देते हों। नौजवान बोला, फिर तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? वो बोला, फिर तो शायद वो ना आ सकें खुद। क्यों ना आ सकें? आप खुद ही फरमा रहे हैं कि बड़े आदमियों को हजरत निजामुद्दीन आने नहीं देते। मैंने तो पहले ही बता दिया है कि वो उर्स पर नहीं आते, इसके बावजूद वो यहां आ रहे हैं जायरीन को मिलने। इस पर वाह वाह का शोर मच गया। अगले रोज जब मैं होटल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे छोटी दाढ़ी वाला नौजवान मिल गया। बड़े तपाक से मुझे मिला। मैंने कहा, जनाब आप कह रहे थे वो आ रहे हैं? वो बोला, हाँ हाँ यकीनन आ रहे हैं, लेकिन। मैंने पूछा, कब आ रहे हैं? वो बोला, उनकी ख्वाहिश तो है कि वो जायरीन से आकर मिलें, लेकिन। मैंने पूछा, लेकिन क्या? कहने लगा, बड़ी मसरूफियत होती है उन्हें, बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। मैंने कहा, हाँ ये तो है, मसरूफियत तो होती ही है। वो बोला, देखो, अगर वो खुद ना आ सके तो शायद शेख साहब को भेज दें। मैंने पूछा, वो कौन है शेख साहब? कहने लगा, वो हमारे कल्चरल अताची हैं। आप नहीं जानते उन्हें? मैंने कहा, नहीं भाई, मैं बड़े आदमियों को कैसे जानूंगा भला। उसने कहा, वो जायरीन में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। हाँ। मैंने कहा, फिर तो उर्स पर तशरीफ लाएंगे? कहने लगा, उर्स में तो खैर नहीं आ सकेंगे। तो मैंने कहा, उर्स भी तो कल्चरल होता है। तो कहने लगा, हाँ होता तो है, लेकिन वो सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लेने का बहुत शौक रखते हैं। मैंने कहा, कल्चरल अटैची जो हुए। वो बोला, नहीं नहीं, आपको नहीं पता, वो बहुत बड़े अदीब और फन शनास हैं। मैंने कहा, अच्छा? वो बोला, हाँ, यहां बड़े कल्चरल वफ्द आते रहते हैं। इस वक्त भी 2 शायर आए हुए हैं, इसलिए वो बहुत मसरूफ हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं। फर्ज और सुबुकदोशी। 2 एक दिन के बाद सुबह सवेरे ही हॉल में शोर मच गया, चलो भाई चलो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे अपना अपना हिस्सा ले लो भाई। हिस्सा? कैसा हिस्सा? अरे वही, हिंदी रुपए में रकम। अच्छा, तो चौगा मिल रहा है? हाँ, लीडर साहब का कहना है हमें इस फर्ज से जल्द सुबुकदोश कर दिया जाएगा। नौजवान बोला, खुद ही सुबुकदोश नहीं होना चाहते, वरना सारी रकम एक ही दफा हाथ में थमा दें। हाँ यार, ये किस्तों में क्यों देते हैं, रकम तो हमारी अपनी है। एक साहब बोले, एक ही मर्तबा कैसे दे दें भाई, वो डरते हैं कि हम एकदम सारी खर्च ना कर दें। इस पर सारे हॉल में कहकहा गूंजा। एक ने पूछा, ये क्या आखिरी किस्त है? एक जायर जो रकम वसूल करके आ रहा था बोला, सिर्फ 100 रुपए दे रहे हैं। मोहम्मद साहब ने कहा, कुल 250 रुपए वाजिबुल अदा हैं। दूसरा बोला, 100 तो आज मिल रहे हैं ना। नौजवान बोला, और बाकी 50 क्या लाहौर में जाकर देंगे? बाहर से आवाज आई, नंबर 40। फिर एक साहब दाखिल होकर बोले, क्यों भाई, कोई है नंबर 40? हाजिर हो जाए, उधर लीडरान के कमरे में। यह सुनकर मैं चौंका। मुझे याद आ गया कि मैं नंबर 40 हूं। लीडरान कराम के कमरे में पहुंचा तो देखा कि वो सब आराम से अपनी अपनी चारपाई पर दराज हैं और खाजिन एक कुर्सी में बैठा यूं रुपए बांट रहा है जैसे अपने पल्ले से दान कर रहा हो। लीडर साहब ने मुझे देखकर निहायत अखलाक से कहा, आपके मिजाज अच्छे हैं? मैंने जवाब दिया, जी आपकी बड़ी नवाजिश है। उन्होंने फिर कहा, कोई तकलीफ तो नहीं? मैंने कहा, नहीं जनाब, तकलीफ कैसी? उन्होंने बड़े प्यार और दरिया दिली से कहा, कोई तकलीफ हो तो आप हमसे कहें,
मैंने यूं जवाब दिया जैसे तुर्की हम्माम की बजाय मैं शाही बाग में ठहरा हुआ हूं और कीकर की छांव में बैठकर मक्खियां उड़ाना मेरा मौरूसी शुगल था। यकीनन जनाब, यकीनन। वो आ रहे हैं। ऐन उस वक्त छोटी दाढ़ी वाला दाखिल हुआ। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो यूं इम्बिसाद भरी सरगोशी में बोला जैसे हजरत अमीर खुसरो बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा हो रहे हों। वो बोला, खुद नहीं, फर्स्ट सेक्रेटरी साहब को भेजा है। लीडराने कराम लपक कर उठ बैठे। एक साथ में जुब्बा और दस्तार अपने अपने मकाम पर कायम हो गए और लीडर साहब के चेहरे पर एक रोगनी तबस्सुम फैल गया। वो सब दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजे से बाहर एक ऊंचा लंबा शख्स खड़ा था। खिला खिला रंग, मुतनासिब खदोखाल, चेहरे पर जहानत और कल्चर के वाजे निशान, बदन मुतनासिब, शलवार और कमीज में मलबूस, अंदाज में ठहराव, चेहरे पर सुकून, वकार और एहसास बरतरी। बारी बारी उन्होंने सबसे हाथ मिलाया। जब मेरी बारी आई तो मेरे हाथ में एक ठंडा बेजान हाथ था, जैसे वो स्कीमो लैंड से खास तौर पर मेरे लिए इंपोर्ट किया गया हो। जायरीन जज्बा शौक और मुसरत से छलक रहे थे। आ गए, आ गए, आ गए। वो हर एक से बारी बारी पूछ रहे थे, मिजाज अच्छे हैं? ये सवाल मुतकल्लिम कम था और इशाराती ज्यादा। उन्होंने किसी से न पूछा कि कोई तकलीफ तो नहीं। पूछ लेते तो भेड़ों का छत्ता छिड़ जाता। बहरहाल मुअज़्ज़िज़ मेहमान को देखकर हम इस कदर मुतासिर हुए कि न गर्मी याद रही न मक्खियों की चरा पूंजी। जब वो रुखसत हुए तो तमाम ज़ायरीन ने मुअद्दबाना खुदा हाफिज कहा। मोहम्मद साहब बोले, अल्हम्दुलिल्लाह की ज़ियारत हो गई। हर तरफ बेशक बेशक की आवाजें गूंजी। किसी ने कहा, सिफारत के सिवा यहां हमारा है ही कौन? वंडरफुल जॉब। बड़ी ताकतों ने सोच विचार करके हालात को काबू में लाने के लिए फैसला किया कि सदर अयूब को राह रास्त पर लाने के लिए जरूरी है कि उनके मुशीर को अलग कर दिया जाए। उन्होंने सदर अयूब को साफ साफ कह दिया कि कुदरतुल्लाह शहाब को शोबा इतलात से अलग कर दिया जाए। सदर अयूब ने सोचा कि इतनी सी बात से बड़ी ताकतों की खुशनुदी हासिल होती है तो क्या हर्ज है। सदर ने कुदरत को बुलाकर पूछा, आप कौन सा महकमा पसंद करेंगे? कुदरतुल्लाह भाप गए। बोले, मैं रिटायर होना पसंद करूंगा। सदर को यह बात गवारा न थी। देर तक मजाकरात जारी रहे। नतीजा यह निकला कि कुदरतुल्लाह शहाब को हॉलैंड का सफीर बनाकर भेज दिया गया। 1 साल के बाद कुदरत छुट्टी पर आए तो मैंने उनसे पूछा, यह नौकरी कैसी रही? बोले, वंडरफुल जॉब। मैंने कहा, फिर भी कितनी वंडरफुल? बोले, ऐसी वंडरफुल जॉब मुझे आज तक नहीं मिली थी। मैंने पूछा, इस नौकरी में क्या खूबी है? बोले, खूबियां ही खूबियां हैं। मैंने कहा, मसलन? बोले, मसलन बोलना नहीं पड़ता। मैंने कहा, और? कहने लगे, मिलना मिलाना नहीं पड़ता। और? लिखना नहीं पड़ता। मैंने कहा, कुछ तो करना पड़ता होगा। बोले, 4 एक काम करने पड़ते हैं। एक ये कि डिप्लोमेटिक फंक्शंस के लिए ड्रेसअप करना पड़ता है, फिर हाजिरी देनी पड़ती है, सर झुकाना पड़ता है और मुसलसल मुस्कुराना पड़ता है। मैंने कहा, और दफ्तर में क्या करना पड़ता है? कहने लगे, संजीदगी से सर उठाकर देखना और सर हिलाना पड़ता है। मैंने पूछा, और जितना कम बोलो उतने कामयाब, जितने कम मिलो उतने बाइज्जत। जरा मुश्किल काम है। मैंने पूछा, क्या? कहने लगे, कम बोलना मुश्किल काम है, लेकिन मुझे सूट करता है। मैंने कहा, आप तो कहते थे बड़ी अच्छी नौकरी है। वो बोले, है वंडरफुल जॉब। जो इबादत करना चाहे उसके लिए बहुत मौजू है, जो तसनीफ करना चाहे उसके लिए बहुत ही उम्दा है, जो मुताल्ला करना चाहे उसके लिए बहुत अच्छी है। मैंने कहा, मैंने सुना है वहां जात पात बहुत होती है। कुदरत मुस्कुराए, इसके सिवा कुछ होता ही नहीं। कुदरत की बात याद आई तो मैंने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का अज़्सर नौ जायजा लिया। वो जाज़िब नज़र सूरत, मुहज़्ज़िब खदोखाल, बर्ताव में ठहराव, सुकून, वो खामोशी, हल्की सी मुस्कुराहट और पुरवकार अंदाज। मेरी सारी शिकायत दूर हो गईं। बेशक इन्हें ऐसा ही होना चाहिए था जैसे वो थे। जब वो चले गए तो लीडर साहब ने सब ज़ायरीन को इकट्ठा किया। बोले, आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि कल हम दिल्ली की ज़ियारतें करेंगे। सब सुबह 10 बजे तैयार रहें। हमने बसों का इंतज़ाम कर लिया है। 10 बजे दोनों बसें यहां पहुंच जाएंगी। सिक्योरिटी ने हमें इजाज़त दे दी है।
बहरहाल वो लोग जो हमारे साथ ज़ियारतों पर जाना चाहें, कोई ज़ाती प्रोग्राम ना बनाएं। अगले रोज सुबह 10 बजे दोनों बसें स्काउट कैंप के अहाते में आकर खड़ी हो गईं। ज़ायरीन बसों में सवार हो गए और हमारा काफिला चल पड़ा। दमपुख्त। अभी हम सड़क पर नहीं पहुंचे थे कि लीडर ने बसों को रुकने का हुक्म दिया। बसें रुक गईं। लीडर साहब बाहर निकले और स्काउट कैंप से मुल्हिका इमारत में दाखिल हो गए। उस रोज शदीद गर्मी थी, हवा बिल्कुल बंद थी। बस खड़ी हो गई तो सारी सवारियां गोया दमपुख्त हो गईं। फिर गर्मी ने रंग दिखाया, मिजाजों में तलखी पैदा हो गई। किसी ने दिल ठंडा करने के लिए फिर से आगरे का जिक्र छेड़ दिया। बोला, अफसोस की बात है कि हम आगरे से महरूम रहे। नौजवान जायर बोला, हम महरूम होने वाले नहीं, हम तो आगरा देख भी आए। सब हैरत से बोले, अरे वो कैसे? नौजवान ने मूंछ मरोड़ कर कहा, हमें कौन रोक सकता है जी, भला कोई बात है कि दिल्ली आओ और आगरा ना देखो। दो एक ने पूछा, लेकिन कैसे देखा? एक मोहम्मद साहब बोले, सोते में देखा होगा। नौजवान बोला, सोते में नहीं जनाब, जागते में देखा है। एक ने कहा, लेकिन गए कैसे? उसने जवाब दिया, बस में बैठे, टिकट खरीदा और आगरा पहुंचे। किसी ने पूछा, और जो पकड़े जाते? कहने लगा, अगर पकड़े जाते तो पुलिस वाले इधर कैंप में ले आते, और क्या। मोहम्मद साहब ने पूछा, कैसा रहा आगरा? नौजवान बोला, वाह क्या चीज बनाई है मुगलों ने। किसी ने कहा, बहुत बड़े मेमार थे, क्या कहना है। फिर किसी और ने कहा, इधर दिल्ली ही में देख लो, चप्पे चप्पे पर मुसलमानों की यादगारें हैं। इन्हें देखकर दिल्ली वालों को मुसलमानों की अजमत का एहसास नहीं होता क्या? किसी ने जवाब दिया, होता है, होता है। इन यादगारों को देखकर उन्हें गुस्सा आता है, कहते हैं इनका नामो निशान मिटा दो। इस पर बस में कहकहा गूंजा। किसी ने कहा, भाई वो लीडर साहब क्या हुए? एक ने कहा, अभी आते हैं। किसी ने कहा, अरे जब तक तो अपना शीरा हो जाएगा। मोहम्मद साहब बोले, हाँ भाई देखो तो सही, क्या कर रहे हैं लीडर? बस से बाहर खड़े एक जायर ने कहा, मैं बताऊं, अंदर टेलीफोन कर रहे हैं। फिर मोहम्मद साहब बोले, टेलीफोन कर रहे हैं या पाए पका रहे हैं? एक साहब बोले, अरे भाई बुरा हाल हो रहा है यार अपना तो इधर। उन्हें एहसास भी हो कि इधर 32 आदमी गर्मी में उबल रहे हैं। पीछे से आवाज आई, अरे कभी लीडर को भी दूसरों का एहसास हुआ है? इस पर एक नौजवान बोला, साथियों का एहसास हो तो फिर वो लीडर कैसा? दूसरा नौजवान बोला, मैं दिलाऊंगा एहसास। बुजुर्ग बोले, तुम कैसे दिलाओगे मियां, सारी कौम गुज़िश्ता इतने बरस से न दिला सकी। एक साहब कहने लगे, देना यार, जरा आवाज देना। इस पर सभी बारी बारी चिल्लाने लगे, लीडर साहब आ जाइए, अब बहुत हो गई जनाब, अपना तो कबाड़ा हो गया, अरे दमपुख्त हो गए। आवाजें सुनकर लीडर साहब बाहर निकले और बोले, मुझे अफसोस है कि। किसी ने कहा, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। वो बोले, दरअसल कनेक्शन नहीं मिल रहा था। बस में से आवाज आई, इधर हम सब डिस्कनेक्ट हुए बैठे हैं। लीडर साहब ने फिजा का रंग देखा तो चुप हो गए और आकर बस के अंदर बैठ गए। जायर चिल्लाए, अरे चलो भाई चलो, अपना तो मुरब्बा बन गया है। ड्राइवरों ने बसें स्टार्ट की और काफिला फिर से रवाना हो गया। समझे बेसमझे। उस वक्त तकरीबन 11 बजे थे। सड़कों पर कोई रश न था। नई दिल्ली की दुकानों पर भी भीड़ न थी। पेवमेंट पर भी इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। सिर्फ बस स्टॉपों पर कुछ लोग खड़े नजर आते थे। यार ये वीरानी सी क्यों है इधर? एक ने पूछा। दूसरा बोला, शाम को रौनक होती है इधर। अशफाक हुसैन ने दोहराया, शाम को? हमने तो नहीं देखी। मोहम्मद साहब बोले, पता नहीं क्या बात है, भीड़ है पर गहमा गहमी नहीं है, लोग हैं पर रौनक नहीं है, मोटरें हैं पर सड़क ऊंग रही है, बात समझ में नहीं आती। इस पर बस में खामोशी तारी हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद एक साहब बोले, हम कहां जा रहे हैं? आवाज आई, जियारतें करने। फिर एक साहब बोले, अरे वो तो है, पर इस वक्त कौन सी जियारत पर जा रहे हैं? एक साहब बोले, अरे क्या पता, लीडर साहब से पूछो। लीडर बोले, जनाब पहले हम हजरत कुतुब साहब के मज़ार अक़दस पर हाजिरी देंगे, फिर कुतुब मीनार देखेंगे, उसके बाद शाह चिराग दहलवी के मज़ार पर हाजिरी देंगे, फिर हजरत बाक़ीउल्लाह और आखिर में जनाब मुहद्दिस दहलवी साहब। उसके बाद जामा मस्जिद पहुंचकर जो ज़ायर वापस आना चाहें आ जाएं, जो वहीं रुकना चाहें रुक जाएं।
हजरत कुतुब साहब के मज़ार पर पहुंचे तो अशफाक हुसैन ने मुझे कोहनी मारी और बोला, यार बड़ा अच्छा हुआ कि यहां आ गए, मेरा जी चाहता था कि एक बार फिर हाजिरी दूं। मैंने तंजन कहा, अच्छा, तू तो बुजुर्गों को मानता ही नहीं। वो बोला, दरअसल मुझे बुजुर्गों की बातें समझ में नहीं आती। मैंने कहा, मुझे भी तो समझ में नहीं आती। वो बोला, फिर तो एक ही बात है। मैंने कहा, एक बात नहीं, बड़ा फर्क है। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, तू समझकर मानता है, मैं बिन समझे मानता हूं। ये बुजुर्ग लोग इतने बड़े हैं कि मेरी छोटी सी समझ में नहीं आते और नहीं आ सकते। वो बोला, ये भी ठीक है। मैंने कहा, आज की दुनिया अपनी समझ को बहुत बड़ा समझती है, इतना बड़ा कि जो चीज उसमें फिट ना हो उसे नहीं मानती। अशफाक हुसैन खामोश हो गया। हम दोनों चुपचाप चलते रहे। बादशाह बगैर दरबार। दफतन वो बोला, इस मजार शरीफ की बात अलग है। मैंने कहा, वो कैसे? उसने कहा, मेरा जी चाहता था कि एक बार फिर आऊं। मैंने पूछा, अच्छा, लेकिन वजह? कहने लगा, पता नहीं, यहां आकर मुझे एक अनजानी खुशी महसूस होती है। मैंने कहा, अच्छा। कहने लगा, हां यार, यहां एक लताफत है, घुटन नहीं, वुसत है, पाबंदी नहीं, आजादी का एहसास होता है, बिल्कुल वैसे जैसे दाता के दरबार में होता है। मैंने बात खत्म करने के लिए कहा, अच्छा। वो बोला, तुमने कभी सोचा है? मैंने कहा, क्या? कहने लगा कि हम उसे दरबार कहते हैं लेकिन वो दरबार लगता नहीं। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, दरबार वो होता है जहां एक बादशाह हो। मैंने जवाब दिया, बादशाह तो हैं वो। वो बोला, बेशक होंगे, लेकिन वहां वो आकर दरबारियों में खड़े हो जाते हैं, यूं जैसे हम में से हों, अलग नहीं बैठते। मैंने कहा, दरवेश की यही पहचान है कि वो होते बादशाह हैं मगर अलग नहीं, बंदों की सफों में खड़े होते हैं। वो बोला, बिल्कुल, इस लिहाज से कुतुब साहब बहुत बड़े दरवेश हैं, बहुत बड़े। हमारे सामने हजरत कुतुबुद्दीन के मजार का सदर दरवाजा था। वही जूते संभालने वाला, वही लंबी गली, वही बेरंगे भिखारी। गली में चलते हुए मैं सोचने लगा, उस रोज तो शाह बाबा का पैगाम लाया था, इस हवाले ने मेरी एक हैसियत पैदा कर दी थी। उस रोज तो मोर के पर लगाकर आया था, आज तो काला कव्वा हूं। कैसे हजरत के सामने जाकर खड़ा हूंगा, क्या कहूंगा? फिर ख्याल आया, चाहे कुछ भी हूं, क्यों ना अपना सलाम पेश करूं। मुझे याद है कि बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर होकर पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ताकि हजरत मुतवज्जो हों, फिर सलाम अर्ज करते हैं। मज़ार मुबारक पर वही रोशनी थी, वही लताफत, वही वुसत। मैं कोने में मौदबाना खड़ा हो गया और दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। मुझे एक ही दुरूद शरीफ याद है जिसे पढ़ने में मुझे लज्जत हासिल होती है, दुरूद ताज। मैंने दुरूद ताज पढ़ना शुरू कर दिया। ऐन उस वक्त जब मैं अपना सलाम हजरत की खिदमत में पेश करना चाहता था, दफतन मज़ार मुबारक में शोर गुल का एक धारा चलने लगा। लीडर साहब की मुतकल्लिम दुआ जारी हो चुकी थी। मेरी एज भरी मादूमियत की फफूंदियां उड़ने लगीं। कुतुब मीनार। हमारी दूसरी जियारत कुतुब साहब की लाट थी। कुतुब की लाट को मैंने उस जमाने में देखा था जब मैं मिडिल में पढ़ा करता था। अंदाजन मैं उसे 60-65 साल के बाद देख रहा था, लेकिन जो ही मैंने उस पर निगाह डाली तो महसूस हुआ जैसे मैं इससे बेहद मानूस था, जैसे मैं रोज ही इसे देखता था। इतनी मानूसियत मैंने कभी किसी जगह के लिए महसूस न की थी। पता नहीं उस लाट का क्या एजाज है कि वो आपको यूं अपना लेती है कि हैरत या अचंभे का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका एक एक पत्थर मानूस था, दीवारों का एक एक जाविया मानूस था, दीवारों पर कंदा एक एक लफ्ज मानूस था। शायद इसलिए कि जिंदगी में हमने इस लाट की तस्वीरें बार बार देखी। मेरा जी चाहता था इस अजीम इमारत के सामने चौकड़ी मारकर बैठ जाऊं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं घर आ गया था। वहां बैठने की कोई जगह न थी। दरवाजे के सामने पाइप का एक जंगला बना हुआ था। मैं उस जंगले के एक पाइप पर बैठ गया। अल्लाह की शान है जिसकी ये लाट है, जिसे देखने पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं।
वो खुद लाहौर में अनारकली के पिछवाड़े एक गुमनाम मकान के नीचे गुमनामी में पड़ा सो रहा है, जहां कोई मकबरा नहीं, कोई मेहराब नहीं, कोई निशानदही करने वाला, कोई पत्थर नहीं। अज़्मुंदियास। मुझे अज़्मुंदियास की नज़म याद आ गई। कितनी अजीम नज़म है, कितना अजीम मौजू है। मुझे नज़म पूरी तरह तो याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही मतलब है। सहरा में पत्थर के थड़े पर एक बुत ईस्तादा है, नीचे इबारत कंदा है, मैं अज़्मुंदियास हूं। देखो मेरे इर्द गिर्द देखो, ये आलीशान इमारात, पुरशिको महल, अजीमोशान ईवान, ये सब मैंने बनवाए हैं। देखो मेरी अजमत को देखो, मेरी हैबत से डरो। पत्थर के उस बुत के इर्द गिर्द जहां तक नजर काम करती है, रेत ही रेत फैली हुई है। तमाम अजीम मैमार बिलाखिर बुत बन जाते हैं। सिर्फ मुस्लिम मैमार मुबर्रा हैं, क्योंकि उनकी तामीरात का रुख खुद की जानिब नहीं होता था। ये पुरहैबत लाट यकीनन बुत बन जाती, और इसका बनवाने वाला अज़्मुंदियास, अगर इस पर आयात कुरानी नक्श ना होती। ताजमहल में कभी यह हुस्न पैदा ना होता अगर उसे बनवाने वाले का रुख महबूब की जानिब ना होता। हर मैमार जिसकी तामीर का मकसद जात हो, अज़्मुंदियास बन जाता है। बोलो महाराज। चंद एक गैर मुल्की सയ്याह बड़े गौर से लाट को देख रहे थे, उस पुरशौकत मेहराब को देख रहे थे जो लाट के मुत्तसिल खड़ी है। भारत के टूरिज्म के कारकुन उन सयाहों को लाट की अजमत के नुकात समझा रहे थे। मेरा जी चाहता था कि उनके कारिंदों से जाकर पूछूं, महाराज ये आप इन्हें क्या दिखा रहे हैं? इन्हें अपनी दिल्ली दिखाइए, बेगानी चीजें दिखाने से फायदा। जिन मुसलमानों ने आपके देश को इतनी अजीम तामीरात बख्शी थी, जिन्होंने दिल्ली के चप्पे चप्पे को सजाया था, जिन्होंने आपके देश को तन मन धन सब कुछ दिया था, उन मुसलमानों को आपने क्या दिया? उन्होंने पनाहगाह के तौर पर एक टुकड़ा जमीन मांगा था, आपने गुस्से में आकर खून की नदियां बहा दी, लाशों के पुश्ते लगा दिए। आज 34 साल हो चुके हैं, आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आपके सेक्युलर देश में फसादात का तांता नहीं टूटा। जरा इन सयाहों से पूछिए तो, क्या ये आपकी दिल्ली देख रहे हैं या मुसलमान बादशाहों की? बोलो महाराज। सैलाब में सूखा। सिर्फ कुतुब मीनार ही ऐसी जगह थी जहां मेरे ख्यालात में कोई मुखिल न हुआ। बाकी तमाम ज़ियारतें, हजरत बाक़ीउल्लाह, हजरत शाह चिराग, हजरत मुहद्दिस दहलवी, सब मुतकल्लिम दुआ के सैलाब में बह गईं, और मैं सूखा का सूखा रह गया। ये सब मेरी ज़ात का कसूर है। मेरी ज़ात में एक बुत है। मेरी अकीदत उभरने के लिए तखलिया मांगती है। मेरे सजदे शोर शुगब के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मेरी सरशारी आम दरबार में रंग नहीं लाती। मेरी मांग आवाज की मोहताज नहीं। मेरी लगन अपने इजहार के लिए इशारे ढूंढती है, वजाहत की मुतहम्मिल नहीं होती। मेरी दुआ एक मिन्नत है, एक तरला है, एक बिनती है, बे आवाज, बे अल्फाज। मेरी मेराज सुपुर्दगी है, हवालगी है, मादूमियत है।